मतलब ठीक है। इसको समझे तो गवर्नमेंट से डंडा है, इसलिए लोग करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर रितेश कुमार जैन। क्वालिफिकेशन या एजुकेशन किसी इंडिविजुअल को स्टार्ट करना है तो क्या वो एनर्जी से रिलेटेड डिग्री या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ डिग्री मास्टर्स बैचलर्स में पढ़ाई करके नो एजुकेशन एनवायरमेंट से या रिलेटेड आपका एजुकेशन एनर्जी या एनवायरनमेंट में नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं है ऐसा। रितेश जी, ये क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली होता क्या है? अभी पिछले 10 सालों का अपना वेदर पैटर्न, चाहे इंदौर का किसी भी कंट्री का देखेंगे ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ है और वेदर का पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसका कुछ तो होगा जिस कारण से ये हो रहा है। अच्छा, ये दो चीज़ें चलती है, कंप्लायंस कार्बन मार्केट होता है और एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? और तो सिंगल कंप्लायंस मार्केट इज बेसिकली रेगुलेटेड, आपको मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट को आपको करना ही है। मतलब इसको समझे तो गवर्नमेंट से डंडा है, इसलिए लोग करते हैं। इन कंप्लायंस वॉलंटरी मार्केट इटसेल्फ की वॉलंटरी है एक्चुअली। क्या ये कंपनी सिर्फ सोलर और विंड के थ्रू एनर्जी और पावर तो जनरेट कर रही है, पर क्या कार्बन क्रेडिट भी लेती है? लेकिन अच्छा, इससे क्या इनको अच्छा बेनिफिट है? हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लाइमेटो टीवी पॉडकास्ट। मैं हूं केशव बूतड़ा और हर एपिसोड की तरह हम बात करते हैं प्लैनेट, अर्थ, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी की। और उसी तरह आज हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, कार्बन मार्केट, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो। ये टॉपिक सिर्फ डिस्कशन के नहीं है, ये हमारे बिजनेस, हमारी लाइफ, हमारी सराउंडिंग, हमारा फ्यूचर एंड नॉट ओनली दिस, ऑल्सो द बिजनेसेस किस तरह से इम्पेक्ट करते हैं, बेनिफिट करते हैं। आइए आज इनको समझ। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर रितेश कुमार जैन, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं ट्रू क्वालिटी सर्टिफिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि A+ से एसोसिएटेड है। इनकी कंपनी एक वैलिडेशन वेरिफिकेशन बॉडी है जो कि हर तरह के कार्बन ऑफसेट के प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स को ऑडिट करते हैं। रितेश जी, वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। हम एक्साइटेड हैं आपसे समझने के लिए, जानने के लिए, और हमारे सारी ऑडियंस को आप थोड़ा अवगत कराएं कि किस तरह से कार्बन मार्केट चलता है, क्या गवर्नमेंट के रोल्स होते हैं, क्या प्राइवेट बॉडी के रोल्स होते हैं, और जो यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएटिव्स लिए हैं उनसे आज एज अ बिजनेस, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं और हमारा फ्यूचर किस तरह से प्लान हो। ठीक है, हम भी एक्साइटेड हैं। रितेश जी ने कार्बन मार्केट में लगभग 2000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑडिट किए हैं। इन्हें 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और लगभग 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ और लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में इन्होंने प्रोजेक्ट्स ऑडिट किए हैं, वेरीफाई किए हैं, वैलिडेट किए हैं। हम ऐसा समझते हैं कि रितेश जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ वन ऑफ द टॉप ऑडिटिंग एजेंसी in the world, which is providing the great auditing services and understanding in terms of expertise to have a great consultation coordination between the registry consultants and the project owners. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रितेश जी, ये क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब सब बोलते ज़रूर हैं कि ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, कहीं सूखा पड़ गया तो क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, बट who is the responsible, या what exactly the climate change? क्लाइमेट चेंज हम इंडिविजुअली अगर नॉट 50 ईयर्स 50 साल पहले भी ना जाएं, अभी पिछले 10 सालों का अपना वेदर पैटर्न, चाहे इंदौर का किसी भी कंट्री का देखेंगे ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ है और वेदर का पैटर्न चेंज हुआ है। तो वेदर का पैटर्न चेंज होने से जो इम्पैक्ट आ रहे हैं ना इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, आप देख लो, अभी तक कभी नहीं सुना होगा हिस्ट्री में आपने कि महाराष्ट्र में फ्लड आया अभी कुछ समय पहले यवतमाल एरिया में, या फिर आप यहाँ देख लो हिमाचल में लैंडस्लाइड होते थे, आते थे लास्ट ईयर
पाकिस्तान में आती थी, लेकिन इंटेंसिटी इतनी नहीं थी, साइक्लोन की इंटेंसिटी इतनी बढ़ रही। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का रीज़न है, वेदर पैटर्न का चेंज होना, टेम्परेचर का ग्रेजुअली सडनली राइज होना एक्चुअली। तो इसका एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी या इंडिविजुअल या कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ तो होगा जिस कारण से ये हो रहा है, हमें समझने की वो ज़रूरत है। ऑब्वियसली समझने की ज़रूरत है, डेफिनेटली है, क्योंकि आप देखोगे एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इंदौर नंबर 1 बना है ना, तो नॉट बिकॉज़ कि हमारी म्युनिसिपैलिटी बॉडी ने इतना अच्छा काम किया है, बट इंडिविजुअल ना, हमारी भी अपनी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर मैं सुबह से कचरा नहीं रखूँगा, तो सेग्रीगेट करके अपने घर में, तो फिर सिस्टम हमारा नहीं चलेगा ना। तो हमें हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इंडस्ट्रीज़ की है, सिविल सोसाइटीज़ की है, इंडिविजुअल्स की है, गवर्नमेंट की है, सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, क्योंकि जो हम सडनली इतना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और हम लेकिन नहीं सोचते, सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का असेसमेंट नहीं किया उसके पहले, या कोई भी हम इंडस्ट्रीज लेके आए या कुछ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए, तो हमको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी उतनी ही ऑनेस्टली करना होगा उसको एक्चुअली। तो ये बिल्कुल, ग्लोबल इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो ये कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंज रैपिडली क्यों बढ़ रहा है? मतलब हर साल या हर महीने या हर 3 से 4 साल 5 साल में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसा आपने बताया है कि टेम्परेचर ग्लोबली बढ़ रहा है, उस कारण से काफ़ी हमें क्लाइमेट क्राइसिस या नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये बढ़ता कैसे है एंड व्हाई इट इज कीप इंक्रीजिंग एवरी डे? अभी आप देखेंगे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, इतनी बढ़ रही है, तो अगर जैसे बोलते हैं ना कि हर एक इंडिविजुअल्स का है, मतलब ये कि अपनी लाइफ साइकिल असेसमेंट होता है ना, तो हर एक इंडिविजुअल का है कि हम मिनिमम 1 साल में 5 टन कार्बन एमिशन करता है इंडिविजुअल, मान लो, या 10 टन। 5 5 टन हाँ, दस मतलब टन एग्जाम्पल है, मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन इंडिया वैसे भी अगर पर कैपिटा कंजम्पशन देखें तो फिर भी लोवेस्ट है। अच्छा, आप अगर डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशंस में देखेंगे तो आपको हाई पर कैपिटा कंजम्पशन मिलेगा, आपको उसका वहाँ पर ज़्यादा एमिशन हो होगा, गए रिसोर्सेज पर की। कैपिटा एमिशन ज़्यादा होगा ओके। इंडिविजुअल्स का। तो ये है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी आप पिछले 20 साल पहले हम अपने गांव से ही एग्जांपल लेते हैं कि गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल, आज हर घर में गाड़ी। मैं स्कूल साइकिल से जाता था, हमारे यहाँ आज गाँव में ऑफिस कार से आते हैं। 2-2 गाड़ियाँ हैं, 3-3 गाड़ियाँ हैं, तो हम रिसोर्सेज़ को मतलब एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं एक्चुअली, जितने भी हमारे यहाँ हैं। आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, यहीं पे इंदौर में ही, इंदौर म्युनिसिपल का किसी का भी, कि मैं जब से हम नंबर 1 बने हैं ना, हम ये इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली, कि हमको अपने रिसोर्सेज़ को भी यूटिलाइज़ कम करना है ना। हम्म। मैंने कल इंदौर शहर या कोई भी सिटी, या मैं अपने घर में 1 किलो में वेस्ट निकलता था, ठीक है? तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से 1 किलो वेस्ट करती थी। 10 साल बाद मैं 1.5 किलो वेस्ट निकाल रहा हूँ अपने घर में, अब किसी के भी घर में। गवर्नमेंट ने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी। लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। बिल्कुल। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को भी कम करना होगा। 1 किलो से 900 ग्राम पे लेके आना होगा वेस्ट को एक्चुअली बिल्कुल। इंडिविजुअली। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा ना, तो हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली। अच्छा, तो एक तरह से जितना ग्रोथ हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फास्ट लाइफस्टाइल बढ़ रही है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं रीज़न है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हाँ, सब कुछ, अचीव नहीं हो सब रहे हैं। सभी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। मतलब जैसे मैंने कहा ना, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, सबको कुछ ना अपने लेवल पे है कंट्रीब्यूट करना होगा। अच्छा, ये अभी सुनने में आता है कि क्लाइमेट चेंज में कुछ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, जो कि शायद यूएन में या ग्लोबली तो काफ़ी समय से है, इंडिया भी इनिशिएटिव ले रहा है। तो ये कार्बन मार्केट क्या चीज़ होती है? मतलब अगर मैं लेमन की तरह पूछूं तो क्या चिमनी से धुआं कलेक्ट करके बेचा जाता है, या क्या किस तरह से कार्बन एमिशन को कैलकुलेट करते हैं, पकड़ते हैं, कम करते हैं, कलेक्ट करते हैं? हमारे बहुत सारे हम या दूसरे नॉर्मल पीपल हु आर नॉट इनटू दिस इंडस्ट्री, हम्म। जिनका कार्बन मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे समझ सकता है कि कार्बन मार्केट किस तरह से काम करता है? जो कार्बन मार्केट
जब इनिशियली आया था कि मोटिवेशन था, एक इंसेंटिव था, एक फाइनेंस था कि जब एक कार्बन क्रेडिट और कार्बन मार्केट आया एक्चुअली, कि लोगों को मोटिवेट कैसे करें कि आप अपनी मतलब चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, कि आपको कैसे मोटिवेट करें कि आप सस्टेनेबल इक्विपमेंट या एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट को या मशीन को यूज करें। उस चाहे अपने घर में हम बल्ब को चेंज करके एलईडी पे रिप्लेसमेंट करें। अच्छा। उस समय गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडाइज एलईडी दी थी, हम लेके आए। गवर्नमेंट ने जब आप आए थे तो जैसे इंडिया में जीबीआई था, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव था, डेप्रिसिएशन था, ताकि इंडस्ट्रीज मोटिवेट हो और लोग इस पे इस बेसिकली इनको अडॉप्ट करें, इन पे इन्वेस्ट करें एक्चुअली। तो क्या था कि कोई जैसे आप सोलर एक समय लगाते थे तो फिजिबिलिटी नहीं थी। इंडस्ट्रीज अगर कोई इंडिविजुअल करेगा ना, लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स तो नहीं करेगा। तो कार्बन क्रेडिट बेसिकली एक फिनांस टाइप था कि आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्स था आपके लिए, ताकि आप का प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो जाए। इसलिए बोलते हैं ना कि जब भी कोई कार्बन प्रोजेक्ट आता है तो उसमें हमको एडिशनैलिटी प्रूफ करनी होती है। एक टर्म है एज अ वीवीबी, हम जब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट में अगर हम नहीं आएगा, कार्बन रेवेन्यू मैंने कंसीडर किया है, तब जाके मेरी रिटर्न है या इस पे आरओआई जो है वो ये है एक्चुअली। इसीलिए मुझे आपको प्रूफ करना होगा एज अ प्रोजेक्ट ओनर, एज अ वीवीबी को या रजिस्ट्रीज को या मेथोलॉजीज पे, कि ये अगर कार्बन रेवेन्यूज मेरे को नहीं आती है, कार्बन इंसेंटिव मुझे नहीं आते ना, तो ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होता। ओके, तो क्या इसको मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि एक एग्जांपल अगर लें, मैंने 100 रुपये का खर्चा किया है, पर मुझे उससे सोलर की बात करें तो 70 रुपये जितनी ही यूनिट्स बन रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी बन रही है मेरी, 30 रुपये का मेरा लॉस है, तो वो 30 रुपये मुझे एज एन इंसेंटिव कार्बन क्रेडिट के थ्रू मिल रहे हैं, तब जाकर मैं ब्रेक इवन पे हूँ या प्रॉफिटेबल हूँ, वॉट बिल्कुल, एवर। आपको कार्बन व्हेन यू आर प्लानिंग टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, सो फर्स्ट थिंग यू डू इज टू प्रिपेयर अ डीपीआर। ठीक है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं या कॉन्सेप्ट नोट बनाते हैं, यू कंसीडर ऑल द इनकम्स की मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। सो इनिशियल स्टेज पे आपने कार्बन रेवेन्यू कंसीडर किया और आपका ये एक बेसिकली ड्राफ्ट मतलब या आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के आई कि दीज आर द रेवेन्यू सोर्सेज दैट विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्टिकल, और इसके ये फायदे हैं। तो ये बेसिकली, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं थे एक टाइम पे, अब 2010 में, और आज भी टू सम एक्सटेंट फिजिबल नहीं है, तो इसलिए उनको कार्बन रेवेन्यू की जरूरत होती है। ओके। अच्छा, ये दो चीज़ें चलती है जितना मैंने रिसर्च किया है, एक कंप्लायंस कार्बन मार्केट होता है और एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट होता है। हम्म तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दो मार्केट क्यों है? पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है हम्म आपसे कि दो मार्केट क्यों है और दोनों मार्केट किस तरह से चलते हैं। अब वो है एक्चुअली कि जैसे आप कुछ सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं जो योगा करते हैं, हाँ। ठीक है, और कुछ कंप्लायंस में कि डॉक्टर ने बोला है कमर दुख रही है मेरी, अच्छा। आपको करना है एक्चुअली, ठीक है, सिमिलरली। हाँ। तो सिमिलर कंप्लायंस मार्केट जैसा बेसिकली रेगुलेटेड की रेगुलेटेड है, आपको मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट को आपको आपको करना ही है एक्चुअली, मतलब ठीक है। इसको समझे तो गवर्नमेंट से डंडा है इसलिए लोग करते हैं। हाँ, कुछ मतलब हाँ ऐसा, जैसे एनेक्स आप देखोगे जब से ये आया मार्केट, तो दो थे, एनेक्स वन कंट्रीज एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड नेशंस थे ना, जो तो उन पे उनकी कंप्लायंस थी कि उनको अपना करना है एक्चुअली, रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन एक्चुअली। ओके। तो वो एक कंप्लायंस मार्केट है कि जहाँ से गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होती हैं, रूल्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, सब कुछ होता है। जैसे यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक लाइसेंस लेना है, तो आप ऐसे फैक्ट्री शुरू नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। आपको लाइसेंस। तो एक रेगुलेटेड बॉडी है और एक है वॉलंटरी मार्केट, कि मैं एज अ गुड प्रैक्टिसेस या मैं मेरा किसी कंट्रीज में मैं मेरी फैक्ट्रीज है एंड कंट्रीज की अपनी रेगुलेशंस है कि आपको ऑफसेट करना होगा अपने क्रेडिट को। तो आपको उन्होंने एक वॉलंटरी मार्केट है जहाँ से, जो कि एक्सेप्टेबल है बहुत सारी जगह या बिल्कुल। बहुत सारी कंट्रीज में, गवर्नमेंट में। तो आप वहाँ से भी कार्बन क्रेडिट या ऑफसेट परचेज करके आप अपने एमिशंस को कम कर सकते हैं। तो कंप्लायंस मार्केट एक बेसिकली रेगुलेटेड है, जिसमें गवर्नमेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, ये रेगुलेटेड मार्केट है ओके। बेसिकली। एंड कंप्लायंस वॉलंटरी मार्केट इटसेल्फ की वॉलंटरी है एक्चुअली। ओके। अच्छा, आपने इसमें दो तीन वर्ड बोले जो एक नॉर्मल इंसान को इजीली समझ शायद नहीं आए। एक कार्बन एमिशन बोला, एक ऑफसेट बोला और एक क्रेडिट बोला। तो लेट्स स्टार्ट विद कार्बन एमिशन।
आपने बताया कि जिस कंट्री में जितना कार्बन एमिशन हो रहा है उसको उतने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ता है। तो ये कार्बन एमिशन एग्जैक्टली क्या होता है और इससे समझा कैसे जाता है, या इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, या पता कैसे करते हैं कि क्या कार्बन एमिशन है? एग्जाम्पल इंडिया से लेते हैं कि ऑलमोस्ट मान के चलते हैं 70% हम कोल बेस्ड बिजली या थर्मल प्लांट से आ रही है हमारे पास, ठीक है। ओके, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज या फॉसिल फ्यूल्स। हाँ, फ्यूल से आ रही है, वैसे अब 70% हमारे उससे बन रहे हैं। तो अभी हम अगर सोलर एनर्जी पे जाएंगे, विंड एनर्जी पे जाते हैं या बायोमास प्लांट बेस से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि कोल बेस्ड प्लांट या थर्मल प्लांट्स में कितना एमिशन था और अभी हमने कितना कम किया, ठीक है। अच्छा। मान लो मैं एक एक यूनिट बिजली बनाने के लिए 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता था, अब वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैं रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहा हूँ। मतलब आप कोल बेस्ड या फ्यूल बेस्ड एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, आप रिन्यूएबल यूज कर रहे हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि हाई मतलब हाई एमिटिंग टेक्नोलॉजीज जो थी हमने उनको रिप्लेस कर दिया लो एमिशन टेक्नोलॉजी से, Okay. ठीक है। तो आप जो इन द प्रोसेस आपने जितना सेव किया है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं और आप बताते हैं कि आपने 5 टन या 500 किलो 500 kg जितना भी है आपने कार्बन एमिशन कम किया है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ओके, कम किया तो इसको है। GHG गैसेस जिनको हम बोलते हैं, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज, क्वालिफिकेशन या कुछ लगता है? दो मेथड्स है। एक है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके। ये डिफरेंट बॉडीज को एक्रीडिएट करते हैं, ठीक ओके। है। और एक होता है ISO के थ्रू GHG रिडक्शन, आप उसमें ग्रीन हाउस गैस ऑडिट के लिए आपको ISO 14065 लेना होता है, ठीक है। अच्छा। तो ISO या तो आप उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तो वॉलेंट्री मार्केट में जनरली काम करने के लिए ISO प्लस आप UN एक्रीडिएटेड बॉडी है तो भी आप काम कर सकते हैं। कुछ रजिस्ट्रीज हैं जो ISO को ही प्रेफर करती हैं, कुछ दोनों को प्रेफर करती हैं। तो आपको दोनों, तो कंप्लायंस मार्केट में 100% है कि आपको सिर्फ और सिर्फ UN एक्रीडिएशन होना पड़ेगा और आप कंप्लायंस मार्केट में काम करेंगे। बट सिंस अभी आर्टिकल 6.2 के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बन रहा है, तो आप IS वो भी लेना और साथ में ISO भी अगर है तो आप कर सकते हैं। बट UN में अगर काम करना है, UN की जो DOE बोलते हैं जिनको हम डिजिग्नेटेड ऑपरेशनल एंटिटीज, अच्छा। अगर वो एज अ DOE आपको काम करना है तो UN में आपको अप्लाई करना होगा। तो दो तरीके Okay. से आप इसमें काम कर सकते हैं। सो आप समझिए कि आपको एंट्री बैरियर्स जो एज अ बिजनेस अगर आप देखते हैं इसको, तो थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि वी नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ रिसोर्सेस ओके। और टाइम आपको बिल्कुल। लगता है इसको करने। तो मतलब क्वालिफिकेशन या एजुकेशन किसी इंडिविजुअल को स्टार्ट करना है तो क्या वो एनर्जी से रिलेटेड डिग्री या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ डिग्री, मास्टर्स, बैचलर्स में पढ़ाई करके फर्दर सर्टिफिकेशंस लेके इसमें करियर स्टार्ट कर सकता है, हाँ, बिल्कुल कर सकता है। मतलब ऐसा है, या और भी कोई तरीका होता है? नो, अगर आपका डोमेन नॉलेज जो है, हाँ। आप एजुकेशन में भी आप वो करते हैं तो आपका एड ऑन एडवांटेज होता है। ओके। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल्स दे आर डूइंग क्वाइट वेल एक्चुअली, जबकि उनका एजुकेशन एनवायरमेंट से या related आपका एजुकेशन एनर्जी या एनवायरनमेंट में नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है? नहीं है। अच्छा। तो अच्छा कर सकते हैं वो, तो ये एक एड ऑन एडवांटेज होता है आपके लिए, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जल्दी डेवलप हो जाती है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट बिकॉज आप सिंस दिस इज बेसिकली accredited, you get some accreditation to work as a VVB, so you need to go through lot of competency criteria or qualification criteria, so it यूएस is not में like तो it's सबका, बहुत whether it होता होगा। हाँ सबका स्ट्रिक्ट है, whether it is ISO or UN body actually, UN UAE. Competency is something which plays a very vital role actually to get the accreditation. आपके पास competency होनी, और ऐसा भी नहीं होता ना कि ये एक फ्रेशर आया है आपने कल उसको लीड ऑडिटर बना दिया। आप 3 साल 4 साल स्पेंड करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, वो ट्रेंड होता है, जब जाके वो आपके लिए एक रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स बन पाता है। क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यू बिकम अ टीम लीडर और आप गए और कभी भी काम करें। यू शुड हैव अ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी एज वेल। एंड आप अगर देखेंगे तो 16 सेक्टोरल स्कोप्स है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप
आपने रिन्यूएबल एनर्जी में टेक्निकल कॉम्पिटेंसी गेन कर ली तो आप सारे प्रोजेक्ट्स ऑडिट कर सकते हैं ना। यू शुड हैव कॉम्पिटेंसी इन ऑल अदर 15 जो बचे हैं उनमें एप्लीकेशन क्राइटेरिया सेक्टोरल स्कोप में होना चाहिए। तो इट इज नॉट दैट इजी, बट या कोई भी कर सकता है अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब ग्राउंड लेवल का अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और सब चीज़ों से स्टार्ट करके धीरे धीरे ही एक एक स्टेप्स बढ़ के आप हाँ मतलब मैं वही बोलूँ, बन सकते हैं। आप 15 साल के एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस, क्योंकि सिंस एनी जॉब विच इन्वॉल्व्स अ फाइनेंशियल पार्ट एक्चुअली, कि लोग कार्बन क्रेडिट मिल रहा है, कार्बन रेवेन्यू मिल रहा है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद द इंटीग्रिटी, कैरेक्टर जो है आदमी का भी सही होना चाहिए इसमें, बिल्कुल। क्योंकि बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। तो सब कुछ देखना पड़ता है, एक फुल पैकेज होता है, एक क्वालिफिकेशन का, एक क्राइटेरियाज होते हैं, डिफाइंड होते हैं। और हमारे एज एन वीवीबी का डीओई हमको हर ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर तीसरे महीने में हमारा खुद का भी ऑडिट होता है। अच्छा, अभी वो आप प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करते हो और आप लोग भी कोई ऑडिट हाँ करते भाई हो? ऑब्वियसली करेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो बड़ी प्रेशर्ड रहता बहुत है। ज़्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, इसमें दो टर्मिनोलॉजी और ऑब्जर्व हुई थी, एक ऑफसेट और एक क्रेडिट। तो जो कार्बन एमिशन आपने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस कितना एमिट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करके समझा जा सकता है कि कितना टोटल कार्बन एमिशन हुआ है। हम्म और उस बिहाफ पे आपने बताया कि कार्बन क्रेडिट आप परचेज कर ऐसे सकते हैं, समझो, बाय कर सकते हैं। ऐसे समझो कि ये ऑफिस है आपका, ठीक है, ये रोज 2 टन कार्बन एमिशन कर रहा है, एसी चला रहे हो आपने, पानी यूज कर रहे हो, जो भी कंजम्पशन आपके हैं, उसमें आप 2 टन कार्बन एमिशन रोज का कर रहे हो, ठीक है। तो आप 365 दिन में 770 करोगे, 770 टन करोगे, तो आपने 770 टन, या तो आपके पास तो कोई है नहीं है कि आपने सोलर पैनल या कुछ लगाए हो, अगर नहीं है तो कहीं से आप किसी के पास हैं तो आप कार्बन क्रेडिट को परचेज करते हैं कहीं से और अपने आप को ऑफसेट कर लेते हैं। सो नाउ यू बिकेम अ नेट जीरो फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, ओके, तो मतलब कार्बन न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं। जितना मेरा एमिशन निकला उतने इक्विवेलेंट कार्बन क्रेडिट परचेस अगर मैं करूंगा तो वो ऑफसेट कहला जाएगा हम्म और मैं नेट जीरो कहला जाऊंगा। हाँ, आप कार्बन न्यूट्रल है ओके, एज ए कंपनी। ओके। और तो कार्बन क्रेडिट मिलता कैसे है? चलिए, अगर मेरे किसी फ्रेंड के रूफ पे या फार्म पे सोलर लगा है, हम्म तो क्या मैं डायरेक्टली उससे जाके बोल दूं कि मुझे कार्बन क्रेडिट दे दो, या हाउ डज दैट वर्क? हाँ, तो अभी अब जैसे आप पहले आपको एक, जैसे मैंने इनिशियली हमारा डिस्कशन स्टार्ट किया था कि आप यू नीड टू प्रूव द एडिशनलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, कि अगर मेरे को कार्बन प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, कार्बन बेनिफिट इसमें, तो मेरा प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होगा। हम लेमैन की भाषा में इसको समझते हैं, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये फिजिबल नहीं है मेरे को प्रोजेक्ट, तो मुझे कार्बन रेवेन्यू की ज़रूरत है। आपने रूफटॉप सोलर लगाया, एक इंडिविजुअल ने, मैंने, तो एक प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करने में, वॉलंटरी कार्बन मार्केट में आपको प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड करना होगा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेके जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जहाँ से आपको कार्बन क्रेडिट इशू होते हैं। ओके। तो ऐसा समझो कि आप एक प्रोजेक्ट ओनर हैं, मैंने एक प्लान किया कि मुझे एक सोलर प्रोजेक्ट लगाना है 100 मेगावाट का, जितना भी XYZ। तो आपने डीपीआर बनाया, उसमें आपको लगा कि कार्बन रेवेन्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी अगर मुझे इसको चलाना है, तो आपने कार्बन प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया अपना। फिर आप जाते हैं, एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर आप रजिस्ट्रीज में सबमिट करते हैं, उसको लिस्ट कराते हैं ताकि कोई स्टेक होल्डर्स कमेंट उस पर किसी को करने हैं। तो XYZ रजिस्ट्रीज में, किसी रजिस्ट्रीज का नाम नहीं था, किसी भी रजिस्ट्रीज या प्रोग्राम्स में आप जाते हैं, उसको लिस्ट कराते हैं। 1 महीने 1.5 महीने तक डिफरेंट रजिस्ट्रीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ से 45 डेज या 30 दिन के अंदर कोई कमेंट्स आते हैं तो वो करते हैं। फिर आप एक वैलिडेशन वेरिफिकेशन बॉडी को ढूंढते हैं कि जो इस प्रोजेक्ट को वैलिडेट करेगा और वेरीफाई करेगा। तो फिर वैलिडेशन वेरिफिकेशन बॉडी आती है, वो आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन, जो भी रिक्वायरमेंट्स है टूल्स के अकॉर्डिंगली, रजिस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के ऊपर वो चेक करती है, और प्रोजेक्ट्स को, अगर सब कुछ सही होता है तो रजिस्ट्रीज को सबमिट कर देती है कि इन माय ओपिनियन दिस प्रोजेक्ट इज गुड टू गो। ठीक ओके, है, मतलब इंस्पेक्शन हो गया हाँ, actually। ऑडिट किया हमने, वैलिडेट किया, उसको हम अपनी भाषा में बोले तो वैलिडेट किया, और हमने एक रजिस्ट्री को सबमिट कर दिया। ओके। रजिस्ट्रीज अपना टाइम लेती है, वो उसको प्रोजेक्ट्स को रजिस्ट्री भी रिव्यू करती है, फिर वो कुछ क्वेरीज होती हैं, क्लैरिफिकेशंस होते हैं, तो वो रेस करते हैं, और उसके बाद ये रजिस्टर्ड हो जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है, या और इशुएंस। तो अब रजिस्ट्रेशन की भी फीस है एंड इशुएंस की भी फीस है।
कार्बन क्रेडिट इशुएंस की भी फीस जो आपको रजिस्ट्री को पे करनी है, आपको वीवीबी को पे करनी है। और तो ये सब फीस आप भी कंसीडर करें कि मैं 20,000 कितनी होती होगी अंदाजन सारी मिलाकर फीस डिपेंड और करता है ना। एक रेंज? नहीं डिपेंड करता है वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, आप किस टाइप का आपकी टेक्नोलॉजी है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कहाँ है, बहुत कुछ डिपेंड करता जैसे है। अगर सो ये कहीं नहीं जा सकता कि मैं आज अगर आपको बोल रही इमीडिएटली कि मैं इतना लूंगा। पहले मुझे प्रोजेक्ट का है, मान लो एक 100 चलिए ठीक है, आपको बोल रहा 100 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट सोलर का लगाया, किसने कहा मैं 4 लाख रुपए एज अभी भी लूंगा या $5,000 में लूंगा, उसके लिए एक फीस हो गई। फिर आप किस रजिस्ट्रीज में जा रहे हैं, किसी की लिस्टिंग की फीस $3,000 है, किसी की $5,000 है। फिर इशुएंस पे भी आप मान लो आपने 1 लाख कार्बन क्रेडिट इशू किए किसी रजिस्ट्री में, तो उनका $15,000 उनकी इशुएंस की फीस होगी। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो ये सब फीस आपको कंसीडर करनी होगी। मतलब ये आसान नहीं है या इसको बोले तो हाँ, सस्ता तो मैं काम नहीं? कोई भी प्रोजेक्ट चाहे कि मैं कर लूँ, इसको रजिस्टर्ड करा लूँ, इजी नहीं है। तो हाँ, इट इज़ नॉट दैट ईज़ी कि आप कोई भी प्रूव भी करना होता है ना। दिस इज़ नॉट अ बिज़नेस बेसिकली ना, ये एक इंसेंटिव प्रोग्राम है। इंसेंटिव है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं सो दैट यू कैन गेट द मोटिवेशन, ठीक है? अदरवाइज़ ये कोई बिज़नेस थोड़ी ना है। ओके, तो ये रजिस्ट्रीज क्या होती है? इन्हें कौन अपॉइंट करता है या हुआ? इस चीज़ ये एक मतलब बेसिकली जो कम वॉलंटरी मार्केट में काम करते हैं, ये एक एनजीओज़ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो कि इनका एक अपना सिस्टम्स है। बहुत सारी बॉडीज़ उनको वॉच करती हैं, धीरे-धीरे डेवलप हो रहा है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि कोई भी आया और उन्होंने अपना बॉडी कर दिया। देयर शुड बी सम क्रेडिबिलिटीज़ ये आपकी कौन डिसाइड गवर्निंग करता है? काउंसिल में। ये कोई डिसाइड नहीं करता, बट आप ओके, क्या मार्केट एडाप्टेशन मार्केट अडॉप्ट कर लेते हैं, adopt कर। क्रेडिबिलिटी आपकी है, कितना अच्छा आपके प्रोजेक्ट्स इशू हो रहे हैं, ओके, उनकी क्या क्रेडिबिलिटीज़ है। जस्ट द ब्रांड वैल्यू आई थिंक। हाँ, मतलब ब्रांड वैल्यू नहीं, आप ये आपकी हाँ, रेपुटेशन। बेसिकली क्रेडिबिलिटी, इट इज़ ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटीज़। ओके, यहाँ ब्रांड में कोई प्रमोशन नहीं करता कि किसी को मैं इन्फ्लुएंसर हायर करके रजिस्ट्री नहीं तो ये करता। बॉलीवुड हॉलीवुड के इट सेलिब्रिटी इज़ ऑल अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द। अच्छा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं या हमारे किसी ऑडियंस को रजिस्ट्री खोलनी है और वो कोई भी अच्छे बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटी को हायर करके प्रमोशन कर दे, तो ये तरीका इसमें भी हो चलता है या एज ए ब्रांड या बिजनेस में तो चलता है? कुछ भी संभव है इस दुनिया में लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं कि किसी बॉलीवुड ने इंडोर्स किया हो या किसी ने अच्छा, और उसके बाद कोई बॉडी चली। इट इज़ ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी, कितने अच्छा रिसोर्स है, कितना अच्छा प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स के आप क्रेडिट इशू कर रहे हैं, एंड वेदर समबडी हु इज बाइंग योर क्रेडिट आपको क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि नहीं देखता ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी। ओके, अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में या इजी टू अंडरस्टैंड में आप कुछ ऐसा समझाइए कि कार्बन क्रेडिट कैसे ले सकते हैं और किस किस तरह से या किन एक्टिविटीज के थ्रू ले सकते हैं, अगर किसी को लेना है या समझना है तो। मतलब पहले तो समझा तो मैं बोलता हूँ कि कार्बन क्रेडिट जैसे भी आप एनी एक्टिविटी विच यू आर करेंटली डूइंग एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू डू, ठीक है, वो इन द प्रोसेस अगर आप कुछ सेव कर रहे हैं एमिशन को, ठीक है, कार CO2 एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन आप कम कर रहे हैं ना, तो आप कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं। ओ ठीक है, वो एनी एक्टिविटी विच इज रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन आप उसमें क्रेडिट ले सकते हैं। जैसे कि अब आप देखते हैं विंड सोलर तो सबसे आसान है, ठीक है। फिर अभी अपने इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड चला था कुक स्टोव डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रूव्ड कुक स्टोव, ठीक है। अच्छा, ये क्या कुक स्टोव क्या होता है? एक एनर्जी एफिशिएंट कुक स्टोव होता है। कुक जैसे स्टोव मतलब चूल्हा स्टोव? चूल्हा, हाँ, जैसे अपने यहाँ गाँव में पहले चूल्हे चलते ना मिट्टी के बना के, अभी उन्होंने एनर्जी एफिशिएंट कुक स्टोव बांटे, लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए गाँव में, या जहाँ पे रीचेबल नहीं है गैस कनेक्शन या गैस लाइन, या लोगों की लाइफ़स्टाइल है कि लोग जाना लकड़ियों को बीनना हाँ, या बायोमास को बीन के लाना, ट्राइबल भी। लकड़ी को बीन के लाना और उसको ट्राइबल्स कम्युनिटी तो बीच के आना। तो अब अगर मैं लकड़ी एक नॉन एनर्जी एफिशिएंट कुक स्टोव पे जलाऊंगा तो पोल्यूशन भी करेगा, ठीक है। वो हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालेगा इंडिविजुअल्स की जो बना रहा है खाना, हेल्थ पे कैसे? धुआं निकलेगा। अच्छा, अब मान लो मैं लकड़ियाँ नॉन एनर्जी एफिशिएंट कुक स्टोव पे अगर बन रही थी, खाना बन रहा था, हाँ, तो धुआं निकल रहा था बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। अब एनर्जी एफिशिएंट कुक स्टोव है तो उतना धुआं नहीं निकल रहा, ना कम हो गया। कम हो गया उसमें। ओके, तो आपने कुछ
टू इन द प्रैक्टिस आपने एमिशन तो कम किया एक्चुअली, हेल्थ भी इम्प्रूव हेल्थ की। भी इम्प्रूव की, तो उसकी अपनी एक मेथोलॉजीज हैं, अप्रूवल्स आते हैं कुक स्टोव के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, वो अप्रूव करते हैं कि ये 25% एफिशिएंट है, 15% एफिशिएंट है। तो आप ओके। उस पे कुक स्टोव पे भी लोगों ने बहुत सारे कार्बन क्रेडिट इशू कराए हैं, लिए हैं एक्चुअली, तो इससे टू सम एक्सटेंट लोगों की लाइवलीहुड तो इम्प्रूव हुई है। बिल्कुल। अभी आपने जैसे ये बताया कि सोलर और विंड से भी कार्बन क्रेडिट होता है, तो ये जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं या लिस्टेड कंपनीज़ हैं और इनके ग्रीन एनर्जी के वर्टिकल्स हैं, या हम देखते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस एनर्जी या टाटा पावर या एक्सवाईज़ी किसी भी कंपनी का, क्या ये कंपनीज़ सिर्फ़ सोलर और विंड के थ्रू एनर्जी और पावर तो जनरेट कर रही है, पर क्या कार्बन क्रेडिट भी लेती हैं? हाँ, बिल्कुल लेती है कार्बन क्रेडिट। अच्छा, हाँ। इससे क्या इनको अच्छा बेनिफिट है? अब ये तो वही बताएँगे, मेरा काम या इन जनरल होता है? एज़ एन बीवीबी आई डू नॉट केयर कि मतलब ऑनेस्टली कि वो बेनिफिट कितने हो में जाए ट्रेड हो रहा है कि नहीं है। मेरा काम है एज़ एन बीवीबी, मैं ऑडिट करता हूँ, ऑडिट करना। सबमिट करता समझ हूँ, क्वेरीज़ आती है तो रिस्पॉन्ड करता हूँ, प्रोजेक्ट इश्यू हो गया, मेरा काम खत्म। ओके। सो लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं और मे बी ट्रेड भी हो रहा है। इसमें क्या बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन या गवर्नमेंट सेक्टर के अगर आप प्रोजेक्ट ऑडिट करते हैं, हुँ। इज़ देयर एनी ग्रे एरिया? या आपको कोई प्रेशर रहता है कि नहीं आपको तो क्लियरेंस देना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा या कुछ है नहीं है, वो बहुत ही इज़ देयर एनीथिंग अंडर द टेबल थिंग? ओपन एंड सेट है, इसमें कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं आया। वी हैव नेवर केम अक्रॉस कि कोई प्रेशर डाल रहा हो या कुछ मतलब इन जनरल जो इंडस्ट्री या हर किसी भी बिज़नेस में होता है ना, एक फ़ोन आ गया कि आपको नहीं, प्रोजेक्ट अप्रूव करना है। ये कोई अप्रूवल किसमें कोई ऐसा प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट, दैट इज़ व्हाट आई सेड ना कि 3 चीज़ें ज़रूरत हैं, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है एक्चुअली। आपको प्रोजेक्ट्स अपना डालना होगा पहले ना 15 45 मैंने कहा ना आपको ग्लोबल स्टेक होल्डर कमेंटिंग पीरियड के लिए आपका प्रोजेक्ट जाता है। 45 दिन में उस आपका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगा हुआ है, कोई भी कमेंट्स कर सकता है, सो ये दिस इज़ मोर ऑफ कमेंटिंग पीरियड क्या होता है? हुँ? मतलब स्टेक होल्डर कमेंटिंग पीरियड, मतलब इसको क्या समझे अपन? आप बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा, मैं अब जैसे आपने वही मैं बोला कि आपने कहा कि मैं एक्स-वाई-ज़ेड रजिस्ट्री में अपना प्रोजेक्ट लेके जा रहा हूँ, हुँ, वैलिडेट कराना है मुझे। हुँ, तो आपको उस रजिस्ट्री को पहले अपना जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है या पीडीडी है, वो आपको उसको देनी हो उनको सबमिट करनी होगी। वो अपने पोर्टल पे उसको कमेंटिंग पीरियड के लिए डालते हैं कि दिस प्रोजेक्ट केम फॉर द वैलिडेशन वेरिफिकेशन इन इफ समबडी हैविंग एनी इश्यूज विद दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, यू कैन ओके। कमेंट। तो मान लो अब आपने एक ऐसे एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में आपने एक बायोमास का प्रोजेक्ट लगा दिया, लोगों हुँ, को स्मेल आ रही है, कुछ भी हो रहा, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट लगाया, लोगों को की लाइफ बर्बाद होगी, रात भर चल रहा है, मशीनें हुँ, आवाज आ रही, तो दिस इज ऑल्सो ना स्टेक होल्डर्स के लिए आपको देखना होगा ना, ग्लोबल स्टेक होल्डर कमेंटिंग पीरियड। तो ये तो हम मुझसे समझ सकते हैं ना कि स्टेक होल्डर क्या कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। मतलब और इसको ईज़ी लैंग्वेज में मैं समझने की कोशिश करूँ या हमारी ऑडियंस के लिए समझें अगर हम, तो जैसे प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग होती है, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल जाता है कि ये प्रॉपर्टी एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन सेल कर रहा है एबीसी को। हम्म। किसी को कोई आपत्ति या प्रॉब्लम इश्यू है तो विदिन 30 डेज़ 15 डेज़ आप बताएँ। हाँ, क्या इसी तरह की चीज़ें हैं? हाँ, ग्लोबल स्टेक होल्डर कमेंटिंग, इसको ऐसे ही समझ एनीबॉडी हु इज हैविंग हैविंग ऑब्जेक्शन। सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम भी है या कुछ भी है, मतलब कोई भी इशू है, नॉट रिलेटेड टू प्रॉब्लम ओनली ना, कैसा भी इशू है सब उसमें कर सकते हैं कि अगर कुछ अफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को, एडवर्स इम्पैक्ट भी आ रहा है आपको। अच्छा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, मैंने अगर 10 मेगावाट का सोलर लगाया और वो किसी फार्मलैंड पे लगाया, मैंने लीज़ पे लिया और वहीं पे ही मेरे एक फ्रेंड ने भी लगा दिया या किसी और ने भी लगा दिया या नहीं लगाया, हम दोनों ने ही रिपोर्ट सबमिट कर दी, पीडीडी जो आप बोल रहे हैं वो बनाकर सबमिट कर दी क्योंकि हमें पता चला है कार्बन क्रेडिट का इंसेंटिव मिलता है और इट इज़ अ बेनिफिशियल। तो ऐसे तो बहुत लोग अपने-अपने डीपीआर लगाएँगे, पीडीडी बना के सब कार्बन क्रेडिट ले लेंगे एक ही चीज़ पे। हाउ डू वी इंश्योर कि वो हू इज़ द राइट ओनर या डबल काउंटिंग नहीं हो रही है? 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो आप रजिस्ट्री कराते हैं ना, जैसे आपने कहा, तो आपके नाम पर रजिस्ट्री होती है, हुँ, आपका थंब भी लगता है हुँ, उसमें, आपका फेस होता है, फिर रजिस्ट्रार भी बैठा होता है, 2 गवाह भी होते हैं, तब जाके आपके नाम पे रजिस्ट्री होती है। सिमिलरली अगर आपने एक प्रोजेक्ट लगाया,
एक फॉर्म पे आपने लीज लिया, हम्म, लीज डॉक्यूमेंट आप हमको मान लो अब वैलिडेटर है, बीवीबी को सबमिट या कुछ भी कर रहे हैं उसको, तो आपके पास लीज डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। फिर आपके पास कमीशनिंग, आपने प्रोजेक्ट लगा दिया तो आपके पास कमीशनिंग सर्टिफिकेट केशव भूतड़ा के नाम से ही होगा, हाँ, ठीक है। फिर आपने आपने परचेज ऑर्डर दिया था जिसने आपको सेल किया, तो वो भी उस केशव भूतड़ा के नाम से ही होगा। ओके। तो ये मतलब सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ही करते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज अ बीबी करना होता है, जो हमारे रिक्वायरमेंट ओनर से तो प्रूफ करना ही होगा ना कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। ओके। बट इंडिया में तो डॉक्यूमेंटेशन एक ही चीज़ के 10 बार भी बन सकते हैं। इसके और क्या तरीके हो सकते हैं कि हम इसको और कैसे समझें कि हाउ इट इज ensured that right person is getting the claim of carbon credit or the benefits? देयर इज नो डेफिनेशन राइट पर्सन। अब भाई मैंने एक प्रोजेक्ट लगाया है हम्म। और आई एम फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ओके। अब मेरे पास पैसा था या नहीं था, मैं मैंने अगर प्रोजेक्ट लगाया है और मैं इफ आई एम फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो हो सकती हैं जिसकी भी, देन यू आर एलिजिबल। हाँ एलिजिबल है उसमें। या फिर कुछ अगर इश्यूज है तो वो भाई डू नॉट रीड बिटवीन द लाइन, ठीक है। जो मतलब अगर आप सही कर रहे हो तो सही कर रहे हो, हाँ, अगर आपने गलत किया है तो वो पकड़ ही जाएगा, मतलब आप ऐसा कुछ नहीं। वो स्टेक होल्डर कमेंटिंग पीरियड में भी फिर तो कमेंट्स आ जाएंगे ना कि ये पर्सन एलिजिबल नहीं है। लॉट ऑफ गाइडलाइंस ना कि आप, इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने एक बार कार्बन क्रेडिट क्लेम कर दिया तो आप कर ही लेंगे। बहुत सारी गाइडलाइंस ऐसी हैं कि आज नहीं तो कल आप पकड़े ही जाएंगे उसमें, अगर अच्छा, आपने एक बार इशू हो गया, अगर एक बार अप्रूवल आ गया या रजिस्ट्री ने और आपने वीवीबी ने अप्रूव कर दिया, तो फिर तो इंसान या ऑर्गेनाइजेशन बेफिक्र हो जाएगा कि अब उसका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, इशू है, तो अब वो तो क्रेडिट बेचेगा। ये हर साल इशू होते हैं और ऑब्वियसली अब ऐसा थोड़ी ना कि आपने आज एक प्रोजेक्ट लगाया, एक्स वाई सोलर प्रोजेक्ट लगाया एंड उसकी लाइफ आपने कहा कि 25 साल होगी, हम्म, तो 25 साल तक उसको जनरेट करना होगा ना, तभी तो मिलेगा। प्रोजेक्ट लगाने से मैंने सोलर एक पैनल लगा दिए, हम्म, ठीक है। सोलर पैनल लगा, वो जनरेट भी कर रहा है, लेकिन मैंने उसकी ग्रिड में सप्लाई ही नहीं दी। अच्छा, जब ग्रिड में सप्लाई होगा ओके। तभी तो एक्चुअल बेनिफिट आएगा ना कि भाई उतनी एनर्जी चाहिए, हाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी। बस सोलर प्रोजेक्ट लगा के ग्रिड में सप्लाई ना करने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला ना। बिल्कुल। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसा है कि आपने अगर मान लो मैंने 1 साल तक आज आपने वैलिडेट करा दिया इस प्रोजेक्ट को, तो एक वैलिडेट हो गया, अगले साल आपको जाना होगा वेरिफिकेशन में, ठीक है, कि 1 साल में आपने कितना एनर्जी जनरेट किया उस प्रोजेक्ट से, ठीक है। ओके, ओके। उस उतने जनरेशन पे ही आपको ऐसा मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। आप एस्टिमेटेड वैल्यू यू कैन हैव कि 25 साल में ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो तब पता चलेगी जब वो जनरेट करेगा। तो ये फ्रीक्वेंटली वेरिफिकेशन भी होता है मतलब? वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट ओनर कि वो कब चाहता है कि कितने समय में उसको वेरिफिकेशन कराना है, 1 साल में, 6 महीने में, 10 साल में, बस मतलब जो भी गाइडलाइंस है हाँ, उसकी। और किस किस टाइप के एक्टिविटीज होती हैं? जैसे आपने एक बायोमास बताया, एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस बताए, तो हमें समझ आया कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज क्यों एंटर हुई है। डेफिनेटली बड़ी कंपनी एंटर होती है तो कुछ ना कुछ एजेंडा रहता है, नॉट जस्ट द एनर्जी कि वो एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बिजनेस कर रहे हैं, बट वी कैम टू नो दैट देर आर अदर इंसेंटिव्स दैट दे आर गेटिंग थ्रू कार्बन क्रेडिट्स में भी। ऐसे और कितने टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं या टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है? बहुत है, जैसे आप जो बायोचार के बारे में कुछ समय पहले प्लान कर रहे थे, ठीक है। और जैसे कि आप वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट हम्म, हो सकते हैं, मतलब मैंने वैसे ही कहा कि एनी प्रोजेक्ट्स विच इज रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन, आपने ओके। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी आपकी, हम्म, ठीक है, वो बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव थी कि बहुत ज़्यादा है, फिर आप न्यू टेक्नोलॉजी उसमें रिप्लेस किया उसको, तो आप उस पर भी क्लेम ले सकते हैं। ओके। आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है कि पहले मैं अपनी 100 बस चला रहा था, डीजल या पेट्रोल? गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपने लोकल में ही देखते हैं, पहले अपने यहाँ वो बस चलती थी, क्या बोलते हैं, डीजल वाली, डीजल। अभी उन्होंने पहले सीएनजी पे शिफ्ट किया, अभी ईवी पे शिफ्ट किया, तो अच्छा। इन द प्रोसेस दे आर सेविंग ना कार्बन एमिशन एक्चुअली। आर दे क्लेमिंग और आर दे एलिजिबल टू क्लेम कार्बन दे क्रेडिट? या श्योरली एलिजिबल टू क्लेम द कार्बन क्रेडिट, बट अब वो करना है नहीं करना है दैट इज देयर कंसर्न, बट आप एनीथिंग व्हिच इज रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन, आप बिल्कुल, एक तो सत्य है, ये घटना, ये अकाट्य सत्य कि कोई भी प्रोजेक्ट जो कार्बन एमिशन कम कम कर रहा है वो कार्बन टू क्रेडिट ले सम सकता है? एक्सटेंट,
टू सम 99 मोस्ट एक्सटेंट ये कार्बन एमिशन में आप क्लेम कर सकते हैं उसको। ओके, तो क्या ये जितनी ईवी चल रही है या ईवी कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग व्हेन इट इज बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएस, टेस्ला से लेकर यूके, यूरोप में भी बहुत कंपनीज आई, जापानीज कंपनी आई, इंडिया में भी ईवी काफ़ी जल्दी से तेजी से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये कंपनीज भी कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकती हैं, और करती है या कर सकती है तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा? जैसे मेरे पास अगर ईवी है एक्स वाई जी कंपनी की, टाटा की, महिंद्रा की, टेस्ला की, किसी की भी, तो क्या वो कार्बन क्रेडिट मुझे मिलेगा या उन कंपनी को मिलेगा? वो डिपेंड करता है कि क्या एग्रीमेंट है आप लोगों का किसके साथ एक्चुअली। पर मुझे तो कुछ पता नहीं ना, मैंने तो जाकर शोरूम से कार ले ली, उन्होंने जो पेपर साइन करने का बोला वो कर दिए। हाँ, ऐसा नहीं हो लेट द बायर बी बेयर ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। भाई खुद को भी तो पता होनी चाहिए। भाई आप मैं एक बहुत पहले मैंने एग्ज़ाम्पल सुना था, मैं तमिलनाडु में गया, मतलब किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड कंट्री नॉट तमिलनाडु। अब मैंने अपना वहाँ पे टी-शर्ट वॉश करने दिया। अब उसमें लिखा था कि जल जाएगा, कुछ हो जाएगा तो मैं कोई आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब वो आ गया, जल गया, मैं लेने गया उससे वॉश की हुई शर्ट को, उन्हें बोले खराब हो गई शर्ट नहीं दे सकते। अब मैं उससे लड़ रहा हूँ, बोला भाई मैंने लिखा था अपने बिल पे कि ये अगर जल गई तो कुछ नहीं होगा। तो वो टर्म्स एंड अब आप कंडीशन ये पढ़ ही नहीं रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ऐसा नहीं है उस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना साइनिंग करने के पहले उसको देने के पहले कि भाई इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्लेम कैसे होता है या कैसे होगा? हाँ, वैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक एवरेज है, जैसे इंदौर नगर निगम मान लो या दिल्ली मेट्रोज़ है कि मेरे यहाँ 40,000 लोग कम्यूट कर रहे हैं, लोग इतना एवरेज ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ये कार से जाते हो, बस से जाते, डीज़ल वाले से जाते, तो ये कितना सेव करते? अगर कितना एमिशन करते हो, अब कितना कर रहे हैं? तो यू नीड टू क्रिएट अ बेसलाइन ओके, एक्चुअली, ठीक तो है? कि भाई मेरा कैलकुलेट हाँ, होता है। एक बेसलाइन आपको क्रिएट करनी होगी, डिफाइन करनी होगी कि दिस इज़ द बेसलाइन और उसको प्रूफ करना होगा, ठीक है? उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। अब ओके। अगर मैं एज़ अ इंडिविजुअल की बात करूँ कि मैं रोज़ 6 किलोमीटर अपना ऑफ़िस जाता हूँ और मैं पहले डीज़ल वाली कार से जाता था, अब मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर से जाता हूँ। ओके। तो डीज़ल में मैं इतना एमिशन करता, मेरी वाली जो गाड़ी थी BS4 थी, BS6 थी, उसके हिसाब से इतना एमिशन होना था। अब मैं ईवी से जा रहा हूँ, इतना सेव कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्लियर टर्म में मैंने बता दिया कि मेरी गाड़ी हर साल मतलब 12,000 किलोमीटर चलती है साल में एग्ज़ाम्पल। 12,000 किलोमीटर में कितना एमिशन होगा और मैं अब ईवी उससे चल रहा हूँ, ईवी से या मैं सीएनजी वाली से चल रहा हूँ, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथोडोलॉजीज़ है सभी की, ओके। जिनकी नहीं है आप प्रपोज़ कर सकते हैं मेथोडोलॉजीज़ की दिस इज़ द न्यू ओके। मेथोडोलॉजीज़, तो जितनी भी रजिस्ट्रीज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं, वो एक्सेप्ट भी करेंगे इफ दे फाउंड गुड इनफ। ओके, तो मतलब अगर हम किसी से ईवी परचेस करते हैं या बाय कर रहे हैं, we need to understand whether the clause is mentioned or not, that who will be claiming the carbon credits. अगर मैंने या आपने किसी ने कार ली और उसे ड्राइव किया पूरे एक साल, 10,000 किलोमीटर्स, 20,000 और एक्स वाई जी, तो वो क्लेम शायद कंपनी कर सकती है, अगर आपके एग्रीमेंट में जब आपने परचेस किया है उसमें वो मेंशन है और आपने देखा या नहीं देखा या अनदेखा किया है, that ownership could go to the brand or the company or that automobile specific organization. They can claim the carbon credits on behalf of you because you are driving the electric vehicle and saving the fuel or diesel, petrol or whatever you were existing in existing driving mode you were having. Am I right? सम एक्सटेंट सी Some ex- आप जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग ईवी का, मैंने गाड़ियाँ बना के रख ली। बिल्कुल। जब तक चलेगी नहीं वो, रिप्लेस जब तक एमिशन तो कम नहीं कर रहा ना, हाँ। तो जब उसको चलना होगा, अब द ओनरशिप होगा कि ऑब्वियसली जैसे मान लो मैं अपनी एक गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है? तो मैं तो उसको कार्बन प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाऊँगा ना कि कार्बन एमिशन के लिए एक गाड़ी को अपना रजिस्टर्ड कराने जाऊँगा। तो अगर एज़ एन मैं एक कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो अपने एम्प्लॉयी कम्यूट के लिए बसेस देती है, 100 बस च देती है मान लो उसको, ठीक है? और उन्होंने रिप्लेस कर दिया अपनी डीज़ल बसेस को या जिसको भी और उन्होंने ईवी या एनर्जी एफिशिएंट जो भी है सोर्सेस यूज़ करके उसको किया, तो वो कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मान लो एक एग्ज़ाम्पल कि अपने यहाँ कोई एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उन्होंने एसोसिएशन ने कहा कि अब कोई इंडिविजुअल अपनी बसेस नहीं चलाएगा, एक एसोसिएशन ही एनर्जी एफिशिएंट बसेस चलाएगा। तो एनर्जी एफिशिएंट बसेस जो इतनी 100 पहले चल रही थी, अब वो रिप्लेस कर दिया उन्होंने। ईवी सो से। हाँ, तो आप
आपको सबसे एनओसी देना होगा और आप उस पे क्लेम कर सकते हैं क्रेडिट को। ओके, काइंड ऑफ। अभी तक किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने ईवी कार पब्लिक में बेचकर कस्टमर्स को बेच के क्या क्लेम किया है या करना रहा है? नहीं, मेरे पास तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्चुअली। ओके, बट यस, कुछ प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हुए हैं ना, जैसे मैं ईवी चार्जिंग स्टेशंस के प्रोजेक्ट्स अभी जाने वाले हैं, कुछ रजिस्टर्ड में, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ओके। बट जैसे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक्चुअली हाँ, सराउंड में, तो ऑब्वियसली मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे इसमें मेरा जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस में मेरा इतना गाड़ियाँ को मैं रोज चार्ज करता हूँ, तो उस पे वो क्लेम कर रहे हैं अभी कुछ मेथोडोलॉजीज में डेवलप ओके, हो रहा है। ओके। और जैसे आपने बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी जिससे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एमिशन सेव करते हैं या कट करते हैं, तो आप कहीं न कहीं एलिजिबल होते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है जो प्लांटेशन हम करते हैं, ट्रीज़ लगाना, एफ़ॉरेस्टेशन या रख-रखाव करना, रिफ़ॉरेस्टेशन या व्हाटएवर, इसमें भी मिलता है। हाँ, बिल्कुल मिलता है, 100% मिलता है। तो इसको जो बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन हैं या एनजीओज़ हैं या कुछ है, वो अगर कर रहे हैं, तो क्या इसको उस नज़रिए से देखा जा सकता है कि कुछ दिखता कुछ और है, होता कुछ और है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ को सबकी निगाहों से नहीं देखना, ठीक है? आपको पॉज़िटिविटी देखना है। अगर आप सबको डाउटफुल हो जाएँगे ना कि ये कर रहा है तो गलत ही कर रहा होगा, दिस इज़ नॉट द नहीं, राइट गलत वे टू एंड राइट अप्रोच लुक समथिंग। अल्टीमेटली द बेसिक ऑब्जेक्टिव और पर्पस इज़ बीइंग फुलफिल्ड और नॉट, ठीक है? एज़ लॉन्ग एज़ द पर्पस इज़ बीइंग फुलफिल्ड ना कोई एक्टिविटी से ना, तो ठीक है। हाँ, कुछ हैं मेथोडोलॉजीज़ हैं, टूल्स हैं जिनको हमको देखना तो होता जैसे है। अगर मेरा बट अगर मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ, उसको मेंटेन कर रहा हूँ ना, तो एक अच्छी एक्टिविटीज़ है और करना चाहिए, और उससे अगर कुछ कार्बन एमिशन के बेनिफिट मिल रहे हैं ना, तो ज़रूर हमको लेना लेना चाहिए उसमें। but nobody is shouting that they are claiming carbon credits through any activities. कोई ऐसा जोर से बोलकर कभी बताता नहीं है क्योंकि it is not that common and popular in the community in the society कि कौन कार्बन क्रेडिट लेता है, किसने लिया, किसने नहीं लिया, कितने में बेचा. It is not that popular news or awareness in the normal normal days or everyone. बिल्कुल गलत। अभी आप देखो, इंदौर एयरपोर्ट से जैसे ही निकलते हो ना, हम्म, तो वो सीएनसी में कटिंग लगी हुई है कि कार्बन क्लेम द कार्बन कार्बन क्रेडिट तो हम प्रमोट कर रहे हैं ना कि हमने किया है, सो दैट इसमें गवर्नमेंट को बेनिफिट्स हुआ. गवर्नमेंट का बेनिफिट, देखो गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट के लिए नहीं करती कोई काम गवर्नमेंट, मेरा ऐसा मानना है। गवर्नमेंट की टू मेक अ तो लाइफ ऑफ द मासेस बेटर एक्चुअली, ठीक है? तो उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब जैसे एक का ये जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि जैसे ही गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत सर्वे निकाला, तो कई सिटीज में होड़ लग गई कि मुझे भी अच्छा करना है मुझे। तो अब जैसे ये इंदौर में कार्बन क्रेडिट क्लेम किया ना, तो बहुत सारी कितने सिटीज साल हैं। पहले क्लेम किया इंदौर ने? इंदौर में मैं 2016-17 में इनका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुआ था, बट याद नहीं एग्जैक्टली। तो मतलब लगभग 7-8 साल. गवर्नमेंट को मतलब नहीं ना कि मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन उनका जो लैंडफिल्स थी यहाँ पे, कचरे के ढेर लगे हुए, तो सब खत्म हो गया ना। हाँ, बिल्कुल. तो गवर्नमेंट का काम ही ये है ना कि लोगों की जीवन को आसान बनाना ना, तो उनको क्या ये बेटर लाइफ देना। स्वच्छ भारत की एक्टिविटीज़ और इनिशिएटिव्स को करते हुए बैकएंड पे गवर्नमेंट ने कार्बन क्रेडिट के क्लेम भी लिए हैं? तो ऐसा मान सकते हैं? मान कह सकते हैं, वो तो क्लेम भी, वो प्रमोट भी किया ना कि भाई उन्होंने कार्बन बेनिफिट मिले गवर्नमेंट को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। बहुत डिफरेंट टाइप की थी, बहुत बड़ा है, मतलब सरकार को मिले नहीं मिले थोड़ा कहने में देखना होगा प्रोजेक्ट को, वो है। बट इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो प्रोजेक्ट था जिसमें स्मार्ट सिटी इन्वॉल्व थी, उसमें कार्बन क्रेडिट मिले, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी थे ना, पीपीपी मॉडल था। ओके. प्राइवेट कंपनीज ने अपने प्लांट लगाए थे हुँ, हुँ. उसमें, किसी ने कुछ किया था। सारे स्टेकहोल्डर हाँ, बहुत सारे थे उसमें, बट तो उसको प्रमोट किया गया ना, उसके साथ में बहुत सारी सिटीज़ हैं जो मोटिवेटेड हुई हुँ. इसको करने के लिए। इंदौर में कितनी सिटीज़ से लोग आए इंदौर का मॉडल देखने के लिए। आप न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे कि यार यहाँ से आया, कल वहाँ से डेलीगेशन आया। बिल्कुल, तो ये अगर प्रमोट नहीं करेंगे, तो लोगों को मोटिवेशन कहाँ से आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल. पॉडकास्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बन मार्केट और कार्बन क्रेडिट्स के बारे में डिटेल में समझा।
आप तैयार रहिए सेकंड पार्ट के लिए, जहां हम डीप इनसाइट्स और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड ऑन क्लाइमेटो टीवी।